देखो हाय एवरीवन। लास्ट के अंदर देखो अपन ने किसके बारे में डिफाइन किया था। हमने देखो किलोवाट और 1 किलोवाट और के बारे में हमने लास्ट वाले वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। वहाँ पे हमने ये भी कहा था कि 1 किलोवाट और एक कॉमर्शियल यूनिट है जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यूज़ की जाती है। अब हम इलेक्ट्रिकल सिटी के अंदर यूज़ की जाती है और बेसिकली ये किसकी यूनिट है? ये हमारी एनर्जी की यूनिट है। तो ये चीज़ आपको माइंड के अंदर क्लियर होना चाहिए कि किलोवाट और या वॉट और दोनों के दोनों एनर्जी की यूनिट है। क्यों यूनिट है देखो वो मैं आपको बताता हूँ। जनरली देखो पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर का फॉर्मूला W/T है। तो W किसके इक्वल हो जाएगा? W जनरली इक्वल हो जाएगा P/T के इक्वल हो जाएगा। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड, जो सिंपलेस्ट यूनिट है। मगर उससे बड़ी यूनिट क्या होती है? मिनट। उससे बड़ी यूनिट क्या होती है? और। तो अपन टाइम की यूनिट क्या ले लेते हैं? और ले लेते हैं। तो देखो वर्क की हमारा क्या होता है? कल हमने और लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि वर्क ही हमारा एनर्जी का फॉर्म होता है। तो अपन वर्क के या एनर्जी के एक ही बात होती है, और वर्क और एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है? एक ही होती है। तो यहाँ पे देखो एनर्जी की यूनिट क्या आ जाती है? वॉट इंटू और आ जाती है। और यहाँ पे भी अपन की देखो वॉट और, या पीछे का अपन ने पढ़ा था 1 वॉट और या 1 किलोवाट और, दोनों के पीछे बेसिकली वोट और आ रहे हैं। तो इस हिसाब से 1 किलोवाट और या 1 वोट और दोनों के दोनों एनर्जी के ही फॉर्म है। अब देखो आज हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि 1 किलोवाट और एक एनर्जी की यूनिट है, और ये बड़ी एनर्जी की यूनिट है, छोटी नहीं है। तो ये सिंपलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगी एनर्जी की स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर? सबसे पहले अपन को ये डिफाइन करना है कि 1 किलोवाट और कहते किसे हैं। ये बेसिकली अपन ने कल भी डिफाइन किया था, मगर आज फिर से कर देते हैं। 1 किलोवाट और किसे कहते हैं? कि अगर सपोज करो कोई भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो हम सर्किट के अंदर लगाते हैं, कितने वोल्ट का है? ये 1000 वोल्ट का एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इसको अपन एक सर्किट के अंदर लगाते हैं और एक 1 आवर के लिए चलाते हैं। तो कभी भी अगर 1000 वोल्ट का कोई भी डिवाइस सर्किट के अंदर 1 आवर के लिए ऑन रहेगा, तो जो ये एनर्जी कंज्यूम करेगा उसे अपन क्या कहेंगे? 1 किलोवाट और कहेंगे। तो 1000 वोल्ट का कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर 1 आवर के लिए ओपन रहता है, तो जो वो एनर्जी कंज्यूम करता है उसी एनर्जी को अपन क्या कहते हैं? 1 किलोवाट और, या हम ये कहेंगे कि हमारा 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाएगा। अब देखो, अभी हमारे को इसको क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। एनर्जी की फॉर्म के अंदर हमें पता है कि एनर्जी की सिंपलेस्ट यूनिट या एसआई या स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो अपन को 1 किलोवाट और को जूल में चेंज करना है। कैसे करेंगे उस वो खुद ही अपन को हिंट दे देगा। देखो 1 किलोवाट और अपन को डेटा मिली हुई है। 1 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो अगर अपन 1 को किलोवाट और से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा। और किलो का मतलब क्या होता है? 1000। वोट बेसिकली पावर की यूनिट है, तो हम यहाँ पे वोट लिख लेते हैं। और बेसिकली टाइम की यूनिट है, मगर हमारे को टाइम की भी यूनिट क्या लेनी है? सिंपलेस्ट। देखो टाइम की यूनिट सबसे बड़ी क्या हो गई? और। उससे छोटी क्या होगी? मिनट। उससे छोटी क्या होगी? सेकंड। तो अपन ओर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? ओर्स को सेकंड में करेंगे। कैसे करते हैं? आप 2 टाइम उस वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे अपन को 1 और दिया हुआ है, तो अपन 1 को 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपन का आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड के अंदर आ जाएगा, या अपन के और सेकंड्स के अंदर चेंज हो जाएगा। अगर आप 60 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे और उसको 1 से करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3600। और पीछे यूनिट क्या लगेगी? सेकंड। ये अपन का 1000 है। और वोट की देखो सिंपलेस्ट यूनिट क्या होती है? जूल अपॉन सेकंड होती है। तो अपन क्या लिख देते हैं? वोट की जगह जूल अपॉन सेकंड। अब देखो ये सेकंड सेकंड से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा? 1000, 3600 और जूल बचेगा। अगर अपन 3600 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अपन का क्या आ जाएगा? 36। कितने जीरो अपन के? 3 और 2 5। तो अपन पीछे क्या लगा देंगे? 5 जीरो लगा देंगे। ये अपन का आंसर आ जाएगा। पीछे यूनिट क्या लगाएंगे? जो यूनिट अपन की बची है वो क्या यूनिट बची है अपन की? जूल। तो इस वजह से अपन पीछे यूनिट भी जूल लगा देते हैं। अभी तक अपन को पता होता है कि अगर किसी भी वैल्यू के अंदर आपको पॉइंट नहीं दी हुई है, इसका मतलब वो पॉइंट प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट होगी? सबसे लास्ट के अंदर। और ये भी अपन ने पढ़ा है कि अगर पॉइंट लेफ्ट की टूवर्ड मूव करेगी, जितने डिजिट मूव करेगी उतने डिजिट आप पावर की लगाओगे। 10 के पावर उतने डिजिट लगा दोगे। तो यहाँ पे देखो कितने डिजिट मूव करिए? 1 2 3 4 5 6। तो वन का आंसर क्या आ जाएगा? 3.6। कितने डिजिट मूव करिए? 6। तो 10 की पावर आंसर क्या आ जाएगा? 6। तो अपन क्या लिख सकते हैं? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। या आप अगर ये भी लिखो 36 और उसके पीछे 5 जीरो लगा दो, ये भी आपका आंसर राइट माना जाता है। मगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होता है। तो 1 किलोवाट और की जो सिंपलेस्ट वैल्यू या 1 किलोवाट और किसके इक्वल होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि डिफाइन 1 किलोवाट और 1 किलोवाट और किसके इक्वल होगा। तो ये वाला चीज आपको एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है।
अब देखो न्यूमेरिकल के अंदर अपन को कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछते हैं, डेटा दी होती है, पूछते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा, या अगर आपके 2-3 डिवाइसेस लगे हुए हैं अलग अलग पावर के 3-4 घंटे के लिए चलते हैं, तो आप ये बताओ कितने यूनिट एक मंथ के अंदर आपके कंज्यूम होंगे और उनका बिल कितना आएगा। तो अपन को वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं, देखो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट्स के अंदर निकालनी है तो आप क्या यूज करोगे, पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसको 1000 से डिवाइड कर देना। जनरली अपन ने ये पढ़ा है मगर मैंने यहाँ पे सिंपलेस्ट कर लिख दिया। तो पावर देखो क्या है, पावर आपको किस में लेनी है, वोट के अंदर लेनी है। टाइम किसके अंदर लेना है, ऑर्स के अंदर। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेनी है। देखो ज्यादातर फिजिक्स के अंदर बहुत सी चीजें होती है जहां पर अपन टाइम कहाँ पे लेते हैं, सेकंड के अंदर लेते हैं, मगर हम अगर अपन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर यूनिट्स निकालने की कोशिश करते हैं, कितनी यूनिट, अगर एक कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अपन का 2 घंटे के लिए 10 घंटे के लिए चलता है तो कितने यूनिट्स अपन का बिल आएगा। उस कंडीशन के अंदर जो अपन टाइम कंसीडर करेंगे वो टाइम कैसा होना चाहिए, और के अंदर होना चाहिए, ना कि सेकंड ना मिनट के अंदर। अगर मिनट या सेकंड के अंदर है तो उन्हें और के अंदर चेंज करो। कैसे करोगे, अगर मिनट के अंदर है तो 60 से डिवाइड कर दो, अगर सेकंड के अंदर है तो 3600 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, और के अंदर आ जाएगा। तो पावर को टाइम्स के मल्टीप्लाई करना है, टाइम किस में होना चाहिए, और से, और इनके किससे डिवाइड कर देना है, 1000 से। तो आपका जो भी आंसर होगा वो किस में आ जाएगा, यूनिट के अंदर आ जाएगा। ये सपोज करो अगर अपन को एग्जाम के अंदर ये डेटा दे कि आपका एक बल्ब 5 वोट का है जो 5 आवर्स के लिए जलता है, तो बताओ कितने यूनिट्स आपका बिल आएगा एक दिन के अंदर। तो अपन क्या करेंगे, कितने वोट का था, 5 वोट का, कितने टाइम के लिए जल रहा है एक दिन के अंदर, 5 घंटे के लिए, 5 आवर्स के लिए, उसको 1000 से अपन डिवाइड कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 25/1000, 1 टाइम, 40 टाइम, तो क्या आ जाएगा अपन का 1/40। तो इसको आप सोल्व करोगे तो 0.025, तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से अप्रोक्स 0.025 यूनिट्स आपके चलेंगे। तो ये इस तरीके से अपन को सोल्व करना पड़ता है। तो अपन सोल्व करेंगे, ये अपन का किस में आ गया, यूनिट के अंदर। तो अब यहाँ पे देखो पावर अपन ने किस में लिया है, वोट के अंदर, और टाइम अपन को पहले से दिया हुआ था 5 आवर्स के लिए, तो अपन ने 5 लिख दिया, नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये बेसिकली यूज किया जाता है न्यूमेरिकल्स के अंदर, और न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको ये लर्न रखना है। और वहाँ पे देखो बच्चे अक्सर गलती यही करते हैं कि टाइम को जनरली टाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर फॉर्मूला लर्न है तो टाइम किस में लेना है, हमेशा ओर्स के अंदर ही लेना है, सेकंड के अंदर कन्वर्ट नहीं करना है। अब नेक्स्ट अपन का टॉपिक आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ये तो बहुत सिंपलेस्ट टॉपिक है, अपन को वैसे ही पता है। जैसे सपोज करो हमारा जो बल्ब होता है, अगर 2-3 घंटे के लिए वो जला रहे, और उससे कभी अगर अपन निकालते, वैसे निकालते हैं, घर के अंदर बल्ब खराब हो जाता है या वहाँ पे कुछ और चीज़ लगाते हैं, तो जैसे अपन बल्ब को ऐसे हाथ लगाते हैं तो अपन को बल्ब कैसा लगता है, गर्म लगता है। जैसे फैन चल रहा है 2-3 घंटे से, और कभी फैन को स्टॉप कर कर और जो उसका ऊपर वाला पोर्शन होता है उससे टच करके देखना, तो वो भी आपको कैसा महसूस होगा, गर्म महसूस होगा। जैसे आपका मोबाइल होता है, अगर आप गेमिंग करते हो, मतलब गेम खेल रहे हो 5-6 घंटे से, कुछ 5-6 घंटे के बाद में आपका मोबाइल भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये देखो तीनों चीज़ों के अंदर एक कॉमन पॉइंट आई कि तीनों के तीनों चीज़ें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थी और हम काम ले रहे थे, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चल रही थी। तो ये चीज़ ये प्रूव करती है कभी भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो उसके अंदर हीट ज़रूर प्रोड्यूस होगी। तो इसे ही अपन क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। कि कभी भी किसी कंडक्टर के अंदर अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी पैसेज होने के कारण या पास होने के कारण उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो, तो उस प्रोसेस को या उस फिनोमेना को अपन क्या कहेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अब क्वेश्चन ये आता है व्हाई हीट इज प्रोड्यूस, हीट क्यों प्रोड्यूस होती है, ये रेजिस्टेंस के कारण। देखो हमने पीछे पढ़ा था रेजिस्टेंस क्या होता है कि जनरली जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर मूव करने की कोशिश करते हैं, या तो वो खुद के साथ टकरा जाते हैं या तो वो इम्प्योरिटीज के साथ, जिसके कारण उनके फ्लो के अंदर रुकावट आ जाती है, उसे अपन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जब कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा इलेक्ट्रॉन है, जब फ्लो करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होता है, तो कोलिजन होने के साथ क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। और इसी हीट को अपन क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करें, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिकल करंट पास करवाए जिसके कारण उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाए,
तो इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। देखो ये वाली फिनोमेना यूज की जाती है, ये वाली इफेक्ट यूज होते हैं अपन के इलेक्ट्रिकल हीटर के अंदर। अपन हीटर को ऑन करते हैं, 10-15 मिनट के अंदर पानी गर्म हो जाता है। कैसे हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, उसके कारण हीट प्रोड्यूस हुई, उसी हीट ने हमारे पानी को गर्म कर दिया। हमारे इलेक्ट्रिकल हीटर्स ये वो भी यही काम करते हैं, हमारे रूम को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी के पैसेज होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिकल प्रेस जो हम हमारे कपड़ों को प्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, वो भी बेसिकली इसी तरीके से काम करती है। स्विच ऑन किया, कुछ टाइम के अंदर गर्म हो जाती है, हमारे क्लॉथ्स प्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ तीनों के अंदर देखो ये चीज़ अपन को कॉमन हुई कि इन तीनों डिवाइसेस के अंदर या सब डिवाइसेस के अंदर अपन ने इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल करंट पास करवाई, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस हुई। इस इफेक्ट को इलेक्ट्रिकल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। अब अपन को ये पढ़ना है कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, और सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया। तो देखो अपन ये कंज्यूम करते हैं, उसको पढ़ने के लिए अपन ये सपोज कर, डेरिवेशन का मतलब अपन ये निकालेंगे। तो अभी जैसे जब भी अपन डेरिवेशन करते हैं तो कुछ अपन सपोज करेंगे। तो अपन ये सपोज करते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, उसको अपन बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिस बैटरी का वोल्टेज कितना है, V वोल्टेज। और उसी कंडक्टर के अंदर कितनी करंट पास होती है, I करंट पास होती है। तो अब जैसे ही करंट पास होगी तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, मूव करेंगे, चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे। तो जैसे चार्ज को पार्टिकल मूव करेंगे तो उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट के लिए जो वर्क डन होता है वो अपन कितना करते हैं, अपन कितना करेंगे, उनको वर्क डन मूव करवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए, वो वर्क डन आ जाएगा W = QV। कहाँ से आया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से आया। देखो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये किसका फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली उस वाले कंडक्टर के अंदर चार्ज पार्टिकल्स को मूव करवाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी W = QV आ जाएगी। तो अपने क्या लिख लिया, W = QV लिख दिया। अब देखो हमारे को यहाँ पर Q की वैल्यू पुट करनी है। Q की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, इलेक्ट्रिकल करंट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। इलेक्ट्रिकल करंट में अपन ने क्या पढ़ा था फर्स्ट वाली वीडियो के अंदर, I = फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, I = Q/T हमने पढ़ा था। तो अगर तो फिर यहाँ पे देखो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी IT आ जाएगी। तो देखो आंसर क्या आ जाएगा, W = Q की जगह क्या लिखेंगे, IT, और V की जगह V लिखेंगे। अभी अपन को इसी को आगे सोल्व करना है। देखो इन द केस अगर आपने ये लिख लिया है तो आप, अगर इन द केस अगर आपने नहीं लिखा है तो वीडियो को पुश कर अभी यहीं पर ये लिख लीजिए। अभी मैं यहाँ पर इसको रफ करता हूँ और इस डेरिवेशन को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 2-3 सेकंड के लिए मैं पुश हो जाता हूँ। ओके, अब यहाँ रफ करके अपन आगे इस डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं। हो जाएगी मेरे हिसाब से इसमें। अब देखो अपन क्या करेंगे, अपन का फाइनल रिजल्ट या इक्वेशन सेकंड क्या आई है, इक्वेशन सेकंड अपन क्या आ गई है, W = ITV। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जहां पर जनरली अपन V की वैल्यू पुट करेंगे, कहां से करेंगे, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, V = IR। अभी इसी वैल्यू को अपन कहां पे पुट करेंगे, इसी वैल्यू को हम हमारी इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट कर देंगे। तो देखो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, W = I, T की जगह अपन क्या रखेंगे, T रखेंगे, V की जगह क्या रख देंगे अपन, IR रख देंगे। तो अब देखो I से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, I² आ जाएगा, और R तो बेसिक है और T। तो अपन का फॉर्मूला क्या आ गया, I² RT अपन का फॉर्मूला आ गया। तो ये अपन का जो फॉर्मूला है इसे जनरली क्या कहते हैं, ये फॉर्मूला का देखो अपन को क्या हुआ कि जो अपन वर्क डन करवाएंगे चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए कंडक्टर के अंदर, यही वर्क डन किसके अंदर चेंज हो जाएगा, एनर्जी के अंदर। कौन सी एनर्जी के अंदर, हीट एनर्जी के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से अपन ये लिखेंगे, दैट वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू
हीट। अब हमने क्या कहा कि जो अपन ने काम करवाया वो सारा का सारा काम किस में कन्वर्ट हो गया, हीट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं W की जगह क्या लिख लेंगे, H लिख लेंगे, और ये अपन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। इसका मतलब अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट पास होती है तो उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डिपेंड करती है स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट पासिस थ्रू इट, इट्स रेजिस्टेंस, और कितने समय के लिए वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस काम के अंदर आप यूज करते हो, या कितने समय के लिए वो ओपन रहेगा। तो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, और इसी स्टेटमेंट को अपन क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट पास होती है, उसके कारण जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करेगी, स्क्वायर ऑफ करंट पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर, इट्स रेजिस्टेंस, एंड इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। और इसी स्टेटमेंट को अपन क्या कहते हैं, हीट्स जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं, और या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इस लॉ के ऊपर बेस्ड होता है। अब यहाँ पे देखो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अंदर। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को देखो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लिख लूंगा, यहाँ पर डिफाइन देखो यहाँ पे कर दिया है, वो सारी वहाँ पे लिख कर अपन कर देंगे किसे कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, मतलब जो अपन ने डिफाइन किया उसे थ्योरी के अंदर लिख लेंगे। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डिपेंड करेगी उसके करंट के ऊपर। अगर आप करंट की वैल्यू इंक्रीज कर दोगे तो इसका मतलब उसके अंदर हीट भी क्या होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। देखो कभी कभी होता है जब हमारे वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, उस कंडीशन के अंदर हमारे डिवाइसेस क्या जल कर राख हो जाते हैं, या वो ख़राब हो जाते हैं, या उनके अंदर धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। रीज़न क्या होता है कि वोल्टेज इंक्रीज होने से करंट की भी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण बेसिकली क्या हो जाता है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, हमारे डिवाइस ख़राब हो जाते हैं। दूसरा, अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो हीट की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये भी देखो सही है। जैसे जो अपन के गीजर के अंदर या प्रेस के अंदर या हीटर के अंदर मटेरियल यूज़ किया जाता है कंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा रखते हैं, तो उसके कारण बेसिकली उसके अंदर हीट क्या होती है, ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और वो अलग अलग फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं। दूसरा देखो टाइम के लिए, अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम में लोगे तो उसके अंदर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जैसे सपोज करो हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है, अगर अपन 1 घंटे के लिए इलेक्ट्रिकल बल्ब को ऑन रखते हैं, दूसरे बल्ब को 2 घंटे के लिए ऑन रखते हैं, जो 1 घंटे के लिए 1 आवर के लिए ऑन रखा था उसके अंदर हीट, या उसको अगर आप हाथ लगा के देखोगे तो वो कम गर्म होगा, और जो 2 घंटे के लिए ऑन रहा था वो ज़्यादा गर्म होगा। तो ये चीज़ क्या बताती है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितने समय के लिए आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस ओपन रहा था। और इसी स्टेटमेंट को अपन क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसकी थ्योरी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर लिख लेंगे, और इसके बाद मेरे हिसाब से कोई 1-2 अपन का लास्ट टॉपिक बचे होंगे इस चैप्टर के। गुड बाय फॉर नाउ।